एकेडमी क्लासेस। आज हम रीजनिंग में सादृश्यता यानी कि एनालॉजी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सादृश्यता वैसे नंबर वाली भी होती है, नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्या के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संख्यात्मक जो प्रश्न हमारे सादृश्यता में पूछे जाते हैं उनको कर लेंगे। ये कहाँ पूछी जाएगी, तो आपका चाहे एसएससी का एग्जाम हो, आपका जो पैट का एग्जाम होगा, चाहे दरोगा के एग्जाम हो, यानी कि जहां तक रीजनिंग आती है तो वहाँ एनालॉजी से निश्चित रूप से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। अब सबसे पहले पैटर्न को जान लेते हैं। आखिरकार पैटर्न जो संभावित यहाँ होता है वो किस प्रकार का रहेगा, एक एक करके पहले पैटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला आपसे पूछा जा सकता है वर्ग सीरीज को, वर्ग श्रृंखला को आपसे पूछा जा सकता है। किस प्रकार से पूछेगा वर्ग श्रृंखला को, तो आपसे कह देगा यहाँ 4 लिख दिया, इसके बाद में यहाँ उसने 25 लिख दिया, इसके बाद में इस जगह आपका 36 लिख दिया। अब आखिरी में आपका क्या होगा ये आपसे पूछ लेगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं, अगर तैयारी आप कर रहे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके लिखे होंगे 47, बी आपका हमने 46 दे दिया, यहाँ 49 दे दिया और आखिर हमने आपका 50 दे दिया। अब सवाल उठता है कि हम पैटर्न को पहचाने सबसे पहले, आखिरकार पैटर्न हमारा यहाँ है क्या। तो पैटर्न आप देख रहे हैं कि वर्ग श्रृंखला हमने अभी तो हेडिंग डाल रखी है, लेकिन वहां थोड़ी आएगा ये वर्ग का क्वेश्चन है या घन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन, ये हमको पहचानना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 2 का स्क्वायर है, इसके बाद में 2 के स्क्वायर के बाद में यहाँ आपका 25 लिखा है, तो इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर है। गैपिंग आप देखेंगे, गैपिंग यहाँ कितने की है, 2 और 5 के बीच में गैपिंग कितने की है, तो 2 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तब आपका 5 होगा। जो संबंध 4 का और 25 का आपस में है वही संबंध 36 का और क्वेश्चन मार्क के बीच में होना चाहिए। अब देखते हैं कि आखिरकार दूसरे पैटर्न पे क्या फॉर्मूला हम लोग लगाएं जिससे आंसर आ जाए। आप जान पाएंगे यहाँ ये वर्ग तो है, ये निश्चित है, लेकिन इनके बीच में गैपिंग भी होनी चाहिए। ये आपका 36 है, 36 है, तो आप कहेंगे कि ये 6 का स्क्वायर होता है। अब 6 में हम कितना ऐड करें, तो आप कहेंगे यहाँ 3 ऐड करना आपको पड़ेगा। जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपका 9 होगा, 9 का स्क्वायर क्या है 81 बनेगा। आप ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन पे यहाँ कोई लिखा नहीं हमने 81, लेकिन ई पार्ट अगर हम लिख दें 81 तो आप ऑप्शन में कौन टिक करेंगे, तो 47 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, आपका आंसर क्या रहेगा, इसका 81 रहेगा। एक तो वर्ग से क्वेश्चन ये हो गया। अब अगली जो श्रृंखला हमारी होती है वर्ग माइनस 1, यहाँ पे होती है अक्सरगत कंफ्यूजन। वर्ग -1 और वर्ग +1 ये अक्सर कर आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन आपसे लिख देगा, यहाँ हमने स्टार्टिंग करी है, यहाँ लिखा हमने 0 लिखा, 0 के बाद में हमने यहाँ 3 लिख दिया और इसके बाद में ये समानुपात का निशान लगाया और यहाँ हमने लिखा आपका 8 लिख दिया, 8 लिख दिया। अब 8 के बाद में अगला यहाँ होगा क्वेश्चन मार्क। आखिरकार क्या पैटर्न चल रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। 0 आ गया, आप परेशान हो गए, आप कहेंगे ये तो स्क्वायर किसी का है नहीं, और दिमाग भी नहीं लगा पाएंगे कि 3 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो एक नजर में बात हमारी जाती नहीं है कि आखिरकार 3 किसी का स्क्वायर तो नहीं। ये तो बात सही है, 3 अगर स्क्वायर नहीं है तो हो सकता है किसी का स्क्वायर में से कुछ कम किया गया हो, 1 कम किया गया हो। जैसे हम 0 की अगर हम बात कर रहे हैं तो होगा क्या, ये आपका लिखा गया है कुछ ऐसे, 1 का स्क्वायर माइनस हमने बंद कर दिया, तो 1 का स्क्वायर -1। अब सब समझदार हैं, 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से निकल के आएगा क्या, 0 निकल के आएगा। अब 1 के बाद में ये आप देखेंगे 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर -3, दैट मीन्स आप कह सकते हैं इसको ये 3 होगा, आपका कर दिया हमने। अब 8 को आप कैसे लगे, यहाँ पे हमने एक रेखा खींच दी, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसी प्रकार से 8 किस प्रकार से संबंधित होगा इस क्वेश्चन मार्क से हमको बताना पड़ेगा। 8 का मतलब ये हुआ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1 आप करेंगे तो 9, 9 - 1 का मतलब 8 होता है। यहाँ देखिएगा 1 लिखा है और 1 के बाद में ये 2 लिखा है, इनके बीच में आपकी गैपिंग कितने की है, +1 की है।
अगर +1 की गैपिंग है तो इसका मतलब ये हुआ 3 में आप 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी 4, 4 का स्क्वायर -1 करेंगे तो आंसर आपका कितना होगा 15 रहेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे। अब वर्ग -1 हो गया, वर्ग +1 की हम लोग बात कर लेते हैं। वर्ग +1 में क्या दे रखा होगा वो प्रश्न और पैटर्न आपका क्या रहेगा उसको समझते हैं। हमने यहाँ पे 2 लिखा, इसके बाद में हमने यहाँ पे लिख दिया 10 लिख दिया। 10 के बाद में यहाँ आपने देखा यहाँ हमने 2 लिखा, इसके बाद में यहाँ हमने 10 लिख दिया। इसके बाद में आपका यहाँ लिखा गया 17 और इसके बाद में लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। आखिरकार क्या इसमें पैटर्न है। तो 2 परेशान मत होइए, 2 को हम कैसे बना सकते हैं, 2 को बनाने के मेरे पास तरीके क्या हो सकते हैं। तो तरीका ये हो सकता है वर्ग किसी का हो और उसमें 1 ऐड कर दें तो 2 हो सकता है बन जाए। तो हमने लिखा 1 का स्क्वायर प्लस हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर देंगे आप तो 2 बनेगा। इसके बाद में यहाँ आपका 10 लिखा है, 10 आपका लिखा है तो आप करेंगे 3 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी बनेगी 10। अब सवाल तो ये समझ गए हम लोग कि यहाँ पे वर्ग +1 श्रृंखला आपकी चल रही है। जब वर्ग +1 एक श्रृंखला चल रही है, अब इन और इनके बीच में यानी कि इनके बीच में कितने का एडिंग है, कितना आपने ऐड किया तो आप कहेंगे कि 1 में हमने 2 ऐड कर दिया तब 3 बना। जैसे 1 का स्क्वायर यहाँ है और उसी प्रकार से 1 के बाद में आपने यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया, इसका मतलब इसमें ऐड आपको कितना करना पड़ा +2 करना पड़ा। इसी प्रकार से यहाँ 16 आपका लिखा है तो 4 का स्क्वायर +1 आपको करना पड़ेगा। तो 4 के स्क्वायर में अगर +1 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 17 बनेगी। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क की तरफ हम क्या लिखें तो आपने देखा कि 1 में हमने 2 ऐड किया था तब 3 बने। इसी प्रकार से 4 में आप 2 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 6 बनेगा। तो 6 का स्क्वायर +1 करेंगे तो आपका ऑप्शन होगा 37। इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि इनके बीच में गैप कितना है। इसी प्रकार से वर्ग श्रृंखला में से +1 हो सकता है कि -2 भी हो। अभी प्रश्न आएंगे, हमने आपको आइडिया दे दिया किस प्रकार से हमको काम करने हैं। वर्ग के बाद में हम लोग लिखते हैं घन श्रृंखला। घन श्रृंखला आपसे पूछी जाती है और बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो घन श्रृंखला क्या है, लिखा गया 1 लिखा गया। 1 ऐसी संख्या है जो कंफ्यूज अक्सर करती है 1 और 0। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। इसी प्रकार से हमने अगला लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया। इसके बाद में यहाँ हमने 27 लिख दिया। अगली लाइन में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आप सब जानते हैं ये बिल्कुल आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, बना लेंगे हम लोग। 1 और 8 का क्या संबंध है आपस में, तो 1 का क्यूब आपका 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 8 की अगर बात करेंगे 2 का क्यूब 8 बन गया। 1 के बाद में यहाँ आपके 2 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में संबंध है +1 का, यानी कि ऐड आपके कितने हो रहे हैं +1 हो रहे हैं। इसी प्रकार से अगर 27 की बात करें तो 27 का मतलब 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। आप ऐड क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। जैसा 1 से 1 ऐड किया, 1 से 1 ऐड किया तो यहाँ 2 बना और 2 का क्यूब हमने कर दिया और व्यवस्था मेरी प्राप्त होती है 8। इसी प्रकार से अगर 27 की हम बात करें तो यहाँ 3 है, 3 में अगर आप 1 ऐड करेंगे 4। अब 4 का करना पड़ेगा क्या, क्यूब करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। अब इसमें दिक्कत क्या होगी, दिक्कत वही कि घन श्रृंखला -1 हो जाए तब क्या होगा। घन में से कोई एक हट जाए और बड़े आसानी के साथ ये दिखता भी नहीं है। घन श्रृंखला -1 क्वेश्चन बनाते हैं बिल्कुल आसान सा और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार इसमें पैटर्न क्या होगा। हमने यहाँ लिखा 0, यहाँ लिख दिया हमने 7, इसके बाद में यहाँ 26 लिख दिया, इसके बाद में यहाँ लिख दिया क्वेश्चन मार्क। आखिरकार इनके बीच में संबंध क्या है, तो वर्ग की तरफ हम लोग दौड़ेंगे, घन की तरफ दौड़ेंगे, देखते हैं क्या व्यवस्था बनती है। यहाँ हेडिंग डली है तो आप सब समझदार हैं, आप जानते हैं कि घन श्रृंखला लिखी जाएगी, उसमें से 1 आपको कम करना पड़ेगा। आखिरकार 0 कैसे बनेगा, तो 1 में से 1 कम करना पड़ेगा तभी 0 बनेगा। तो आप लिखेंगे 1 का क्यूब -1, 1 का क्यूब -1 का मतलब क्या हुआ 0। इसके बाद में आपका लिखा गया है 7, 7 का मतलब आप क्या समझते हैं, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब आपका 8 होता है। 8 में से -1 आप कम करेंगे तो इसका मतलब यहाँ 7 बना।
इसी प्रकार से 26 जो आपका है वो आपका बनेगा 3 का क्यूब आपका 27, -1 करेंगे आप तो यहाँ वैल्यू बनेगी कितनी, 26 बनेगी। अब अगली श्रृंखला आपकी क्या होगी, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पिछले पैटर्न के ऊपर, आखिरकार पैटर्न आपका क्या चल रहा है। तो 1 से 2 का होना, 1 ऐड होना बताता है, इसको देखेंगे आप लोग। 1 से 2 होना मतलब +1 ऐड है। इसी प्रकार से अगर 3 में अगर हम +1 ऐड करें तो ये वैल्यू आपकी 4 होगी। अब 4 का क्यूब आपने कर दिया, -1 कर दिया, तो आप जानते हैं कि 4 का क्यूब 64 होता है, 64 होता है, -1 करेंगे तो 63 यहाँ पे आंसर आपका आएगा। तो ऑप्शन 63 को हम लोग टिक कर देंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह ये आपको लिखना पड़ेगा। अब घन के बाद में हम लोग चलते हैं, विषम श्रृंखला पूछी जाती है, अभाज्य श्रृंखला पूछी जाती है, तो हम लोग लिख लेते हैं अभाज्य श्रृंखला को। अगला जो हेडिंग हमारा है अभाज्य श्रृंखला। आखिरकार अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं, इसमें लोगों को अक्सर डाउट रहता है। अभाज्य संख्या आखिरकार कौन होती हैं, क्या एक कोई अभाज्य संख्या है? अगर आपसे कोई पूछे एक अभाज्य संख्या है तो आपका जवाब होगा नहीं। अभाज्य होने के लिए 2 कंडीशन है, दोनों बातें हमें याद होनी चाहिए। अभाज्य अगर कोई श्रृंखला होगी तो इसके न्यूनतम 2 गुणनखंड होने चाहिए। हमने क्या बोला, अभाज्य संख्या होने के लिए शर्त क्या है, तो शर्त आपकी ये है कि इसके न्यूनतम कितने गुणनखंड होने चाहिए, गुणनखंड होने चाहिए आपके 2। न्यूनतम अधिकतम का मतलब यहाँ पे कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात आपको बताना है। 2 गुणनखंड से अगर कम रहेंगे तब भी अभाज्य नहीं, 2 से अगर ज्यादा गुणनखंड है तब भी श्रृंखला अभाज्य आपकी नहीं होगी। जैसे अब हम चेकिंग करते हैं क्या एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो देखते हैं एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो आपसे हमने कहा कि 1 को आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तभी तो 1 आएगा। 1 के गुणनखंड आपने कितने बना पाए, तो 1 का गुणनखंड केवल यहाँ से हमने 1 ही बना पाया। और अभाज्य होने के लिए गुणनखंड कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब 2 तो बने नहीं, तो 1 इसका मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या आपकी 1 नहीं होगी। अब 2 की तरफ चलते हैं, तो 2 की तरफ आप चलेंगे तो 1 का गुणा हमने 2 में कर दिया, तो 1 दूना 2 प्राप्त हो गया। इसके बाद में दूसरा गुणनखंड आप कह देंगे 2 एकन 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई, तो 2 का गुणा 1 में कर दिया तब भी 2 प्राप्त होता है। गुणनखंड आपके यहाँ से कितने मिले हमें, तो 2 मिल गए। जब आपके गुणनखंड किसी भी संख्या के गुणनखंड सिर्फ 2 हो, कितने हो, सिर्फ 2 हो, तो वो संख्या अभाज्य होगी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना तो 0 है ना 1 है, तो कौन है, तो 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसको आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। 0 क्यों नहीं होगी, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से आप कराएंगे तभी संभव है 0 बन पाए, और कोई भी किसी भी प्रकार से आप 0 नहीं बनाएंगे। अन्यथा बहुत सारी चीजें होती है, 1 का गुणा कराइए, 2 का गुणा कराइए, यानी कि गुणनखंड आपकी केवल 2 ही होने चाहिए अभाज्य होने के लिए। तो 2 तो हो गया, क्या 3 होगा, यस होगा। कैसे 3 होगा, 1 गुणा 3, 3 गुणा 1, ये बन गया। 4 होगा क्या, 4 गौर समझ लेते हैं, इसके बाद में आप करते रहिए और देखते रहिए। 4 इसलिए नहीं होगा, 2 गुणा आपने 2 कर दिया, इसके बाद में 1 गुणा आपने 4 कर दिया, और इसके बाद में एक और चीज हो सकती है, क्या हो सकता है, आप यहाँ पे 4 लिखें और 1 लिखें, इसके गुणनखंड आपने कितने कर दिए, 3। आपने जाना कि गुणनखंड आपके कितने होने चाहिए, अभाज्य होने के लिए 2 होने चाहिए। तो अभाज्य श्रृंखला में पूछा कैसे जाएगा क्वेश्चन, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछता है और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ उसने लिख दिया 2, 3, 5, 7 और आगे आपका दे दिया क्वेश्चन मार्क। यहाँ ऑप्शन उसने लिखा 9, ऑप्शन आपका लिखा 11, इसके बाद में यहाँ 10 लिख दिया, और इसके बाद में यहाँ लिख दिया उसने 6। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये प्रश्न बहुत आसान हमारा हो गया। यहाँ आपका 9 लिखा है, तो 9 तो होगा नहीं, 9 किस लिए नहीं होगा, ये अभाज्य श्रृंखला चल रही है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 7 के बाद में यहाँ आंसर क्या आएगा, 11। ये आपका बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। लेकिन इसी प्रश्न में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, चेंज हम क्या कर दें, चेंज हमने कर दिया, इस 2 को छिपा दिया,
अगर 2 को छिपा लेंगे, श्रृंखला कहां से आपकी स्टार्ट होगी? 3 से। 3 के बाद में हमने यहाँ 5 लिखा, इसके बाद में 7 लिखा, गैप दे दिया, और इसके बाद में हमने यहाँ 13 लिख दिया। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ऑप्शन अगर यही रहे, ऊपर वाले ऑप्शन अगर यही रहे, तो आखिरकार यहाँ हमें क्या भरना पड़ेगा? एक और हमने यहाँ पे आगे बात लिख दी। 13 के बाद में हमने एक और श्रृंखला लिखी, संख्या लिखी, वो संख्या का क्या नाम है? हमने 17 लिखी। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे भरना क्या पड़ेगा? तो भरेंगे क्या, समझते हैं। यही ऑप्शन है आपके 9, 11, 10 और 6। तो आप यहाँ कंफ्यूजन के शिकार हो सकते हैं। कारण उसका यह है कि आपके दिमाग में 3, 5, 7, 13 और 17 के बाद में हमें, मेरे दिमाग में क्या घूमता है? यही घूमता है कि ये कोई विषम श्रृंखला होगी, अभाज्य की तरफ ध्यान नहीं जा पाता है। तो 3 विषम है, बिल्कुल सही बात है। 5 भी विषम है, 7 भी विषम है। 7 के बाद में अगर यहाँ पे अगर आप 9 रखेंगे, अगर आप यहाँ पे क्या रखेंगे? 9। अगर आपने यहाँ 9 रख दिया तो यहाँ अगला जो संख्या होगी, अगली जो संख्या होगी वो 11 होनी चाहिए थी। अगर यहाँ 11 होते तो आपका ऑप्शन कितना सही होता? तो आपका ऑप्शन क्या सही होता? 9 सही होता। क्यों? ये आपकी पूरी तरीके से एक विषम श्रृंखला की सीरीज होती, लेकिन इस जगह पे केवल आपको एक ही संख्या फिल करनी है। तो पैटर्न आपका क्या रहेगा? अगर यहाँ वो 13 लिख रहा है, इस बात का वो इशारा कर रहा है कि ये जो पैटर्न आपका लिखा गया है वो पैटर्न आपका अभाज्य का है। क्योंकि 3 के बाद में 5 के बाद में 7 के बाद में अगर ये विषम होती तो यहाँ 9 आते, और इसके बाद में आपका लिखा जाता कितना? 11। लेकिन यहाँ तो उसने 13 लिख दिया। अगर 13 लिख दिया तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये अभाज्य श्रृंखला का पैटर्न है। आपको भरना कितना पड़ेगा? यहाँ 11 रखना पड़ेगा। ये अभाज्य संख्या की बात होगी। इसके बाद में आप प्राकृतिक संख्याएं जानते हैं। प्राकृतिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो दुनिया में प्रकृति में एग्जिस्ट करती है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। स्टार्टिंग प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, +1 से, और कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक, यानी कि अनंत तक जाती है। क्या -1 प्राकृतिक संख्या? नहीं, -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या आपसे पूछी जाती है। तो पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसके आगे, नेचुरल संख्या के आगे, प्राकृतिक संख्या के आगे अगर आपने 0 को लगा दिया तो ये आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण संख्या का। 0, 1, 2, 3 ये हमने समझ लिया। विषम आप जानते हैं, सम आप जानते हैं। अब इसके बाद में क्या आपसे पूछा जाएगा? तो यहाँ पूछा जाता है नंबर का पैटर्न कुछ इस रूप में। आपको एक बड़ी भारी श्रृंखला दे देगा, 5, 3 एक साथ हमने लिखा। इसके बाद में यहाँ को लिखेगा 4, 2, 0, 6। इसके बाद में इसने लिख दिया 3, 5, 3, 5, 4, 6। यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अक्सर कर ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है, हम लोग देखने लगते हैं इनके बीच में गैप क्या है। तो बड़ी संख्या है और आपको क्वेश्चन 20 सेकंड में समाप्त करना है, तो निश्चित रूप से यहाँ गुणा तो देगा नहीं कि कितने का यहाँ गुणा है। तो हो सकता है कि अंकों का यहाँ ऐड हो। क्या हो सकता है? हो सकता है कि अंकों का योग हो, या हो सकता है अंक एक कम करके लिखे गए हो, कम वाली श्रृंखला हो सकती है। या सी पार्ट ये हो सकता है अधिक करके लिखे गए हो। कैसे? अधिक करके। इन 3 को आप सबसे पहले चेक करेंगे। कब चेक करेंगे? जब आपकी संख्या बड़ी बड़ी दे रखी है, तो यहाँ पे आप गुणा और भाग आसानी से आप नहीं कर सकते। तो आप लोग पहले क्या करेंगे? अंकों का योग हो सकता है इन दोनों का बराबर हो। ये भी हो सकता है कि एक संख्या दूसरी से लगातार कम हो, या एक संख्या दूसरी से अधिक हो। आखिरकार यहाँ पैटर्न आपका चल क्या रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ आपका 5 है, 5 के बाद में यहाँ 4 हो जाते हैं। इसका मतलब -1 की यहाँ डिक्रीजमेंट में कमी है। यहाँ आपके 3 लिखे, 3 से 2 का हो जाना -1 की कमी दर्शाता है। 1 था, 1 में से 1 का कम हो जाना 0 हो गया। 7 में से 1 का कम हो जाना 6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3, 5, 4, 6 अगर आपको लिखना है तो -1 कम करते जाइए। आंसर आपका होगा 2, 4, 3 और 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बातें हमने कर ली। अब 2-4 और प्रश्न लिखेंगे। ये आपका भाग नंबर 1 चल रहा है।
आज हमने छोटी छोटी बातों को जाना। इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, कम से कम 120 क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे।